नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS टीचर एकेडमी पर, जहां पर मैं मयंक शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव वीडियोस रिगार्डिंग बिजनेस स्टडीज़। आज हम यहां पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे केस स्टडीज़ के बारे में। ये वीडियो मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का, केस स्टडी के क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि केस स्टडीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो आज हम केस स्टडीज़ को ही देखते हैं। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो लेक्चर वीडियो हैं सभी चैप्टर्स की, वो एक एक करके सभी इसी चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, बिजनेस स्टडीज़ की भी और उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स की भी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, केस स्टडी। आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. आशुतोष गोयनका एक्स लिमिटेड कंपनी में एयर प्योरीफायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करते थे। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइंग। उसने देखा कि जो प्रॉफिट है, अब ये वर्ड आप अंडरलाइन करिएगा कि उसने क्या करा है, ही फाउंड, उसने ये चीज़ फाउंड करी है कि जो हमारी प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। उसने देखा कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन। द प्रॉफिट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। प्रीवियस 6 मंथ से प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते क्या है, प्रॉफिट हैज़ एन इम्पैक्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जो प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा था उससे क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्क करती है तो उसके जो प्रॉफिट थे ऑर्गेनाइजेशन के वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले थे और ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ रही थी, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसको अपने वर्कर्स को भी सैलरी देनी है और प्रॉफिट भी निकालना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन करने में ऑर्गेनाइजेशन इस काम को नहीं कर रही थी। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द डिक्लाइन। तो इन्होंने क्या करा है, अपने एनालाइज किया है कि हमारा जो कंपनी है वो डिक्लाइन क्यों हो रही थी। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, ये आपको थ्योरी दी है, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आशुतोष गोयनका कौन से मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है। स्टेट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो देखते हैं कि आशुतोष गोयनका क्या है। कि सबसे पहले हमने जो वर्ड अंडरलाइन करे थे, जो की पॉइंट्स अंडरलाइन करे थे, एक तो हमने ये देखा था फाउंड, ठीक है, एक तो हमने ये देखा था फाउंड। तो उसने ये देखा कि हमारी जो कंपनी है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई है। अब उसने ये चीज़ें देखी है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ टॉप मैनेजमेंट, सेकंड इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि ये कौन से लेवल का कौन से लेवल में वर्क करता है। इन तीनों का जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, क्योंकि जो हमारी केस स्टडी बनती है वो सारी की सारी थ्योरी बेस पर ही बनती है ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा। थ्योरी आप लोगों ने ढंग से अगर नहीं पढ़ी है तो इस केस स्टडीज़ को करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी का जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो भी मैं आपको केस स्टडीज़ में समझा दूंगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस के जो क्वेश्चन है मेन बोर्ड में यही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ही आते हैं कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको केस स्टडीज़ क्वेश्चन में आपको यही पूछता है कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहा था। तो अब आपको ये देखना है कि आशुतोष गोयनका कौन से लेवल में कौन से मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है।
टॉप लेवल में है, मिडिल लेवल में है, लोअर लेवल में है? क्योंकि आशुतोष गोयनका हमारा कौन से लेवल में वर्क कर रहा होगा? मिडिल लेवल में, सॉरी टॉप लेवल में आशुतोष गोयनका वर्क कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि आशुतोष गोयनका ने क्या देखा है कि एक तो उसने देखा है कि प्रीवियस सिक्स मंथ से जो कंपनी के प्रॉफिट थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहे थे, है ना, प्रीवियस 6 मंथ से। यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, प्रीवियस 6 मंथ से, ठीक है। तो उसको ये देखने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वो टॉप लेवल में था और उसने देखा कि सर्वाइवल, कंपनी का जो सर्वाइवल था अब वो भी मुश्किल होने वाला है, कंपनी अब सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये काम कौन करता है? ये जो टॉप मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो टॉप लेवल को देखते हैं, वही ये काम को, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वही ये चीज़ें देखते हैं। तो आशुतोष गोयनका कौन से लेवल में होगा? टॉप लेवल में आशुतोष गोयनका होगा। इसके बाद बोलते हैं कि आपको थ्री अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो आशुतोष गोयनका कौन से लेवल में था? टॉप लेवल में, टॉप लेवल में था, ठीक है। अब इसके हम 3 फंक्शंस देखते हैं, कौन कौन से इसके फंक्शंस होंगे। तो फंक्शंस देखते हैं इनके कौन कौन से होंगे। इसकी पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे आंसर वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है इसका? जो टॉप लेवल का फंक्शन क्या क्या होता है? एक तो टॉप लेवल हमारा क्या होता है? टॉप लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती है, उन सभी को वो इम्प्लीमेंट, फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको वो फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। थोड़ा जो है राइटिंग में एडजस्ट कर लेना आप, थोड़ी ऐसी आ रही है इसमें भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड फंक्शन क्या होगा इसका? जितने भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए भी टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होगा वो? हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और इसमें आपको 3 फंक्शंस पूछे थे, तो थर्ड फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसका? कि थर्ड फंक्शन होता है टॉप लेवल का कि उसको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना होता है डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स में, ताकि सभी के सभी कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो उसको कोऑर्डिनेट करना होता है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कॉमन गोल, जितने भी जो हमारे कॉमन गोल्स है उनको अचीव कर ले, ठीक है। तो एक तो ये फंक्शन होता है इसका। इसके जितने भी फंक्शंस है वो मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और सभी के टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो भी आपको पीडीएफ में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इन सभी के आपको आंसर की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसके आंसर को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed, underline the word understaffed, and other departments
वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved. Therefore, he ensured that his department has required number of employees and cooperation with other department is improved। पहले हम एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चंस में हमसे पूछा है सबसे पहले क्या बताना है आपको, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कौन से लेवल में वर्क कर रहा है, वही टॉप, मिडिल या लोअर। ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। उसको इस लेवल पर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना है, आपसे इसमें 3 फंक्शंस इसके पूछे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि ये कौन से लेवल में वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है और वो आपको पता लगेगा जो जो वर्ड हमने अंडरलाइन करे हैं। अब दोबारा से हम पढ़ते हैं जो वर्ड हमने अंडरलाइन करे। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टाफिंग वर्ड को अंडरलाइन करा था, अंडर स्टाफ्ड को। तो अब आप ये देखिए कि अंडर स्टाफ अगर हमारा डिपार्टमेंट है तो ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। सबसे पहले ही आपको की पॉइंट दे दिया है कि अगर हमारा कोई भी डिपार्टमेंट अगर हमारा कोई अंडर स्टाफ है तो उसको कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट उसको देखता है कि कौन सा डिपार्टमेंट हमारा अंडर स्टाफ्ड है। और अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ तो उसको भी मिडिल लेवल ही देखता है। ठीक है, Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved। तो अब देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पूछा है कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। तो न्यू पेज लेकर हम यहाँ पर इसको देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में है ये। सबसे पहले तो ये मिडिल लेवल में होगा, मिडिल लेवल में होगा। अब इसके बाद इसकी 3 फंक्शंस पूछे हैं, तो फंक्शंस इसके 3 कौन कौन से हो जाएंगे। तो फंक्शन इसका फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन होता है इसका, सबसे पहले उसको मोटिवेट करना होता है अपने स्टाफ को, अपने डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले तो उसको, इसके फंक्शन काफ़ी सारे होते हैं, आप कोई से भी 3 फंक्शंस लिख सकते हैं। जो मुझे इसमें ईजी लगे है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती कि जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन में थ्योरी दी गई है उसी हिसाब से आपको फंक्शन भी लिखने हैं। ऐसे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उसने ये बोला है एनी थ्री का मतलब है आप कोई से भी 3 लिख सकते हो। कोई इसमें आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपको फंक्शन इसमें राइट डाउन करने हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको एनी 3 फंक्शन इसमें लिखने हैं। तो कोई से भी 3 जो आपको याद है वो आप इसमें लिख सकते हो। जो मुझे इसमें ईजी लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसमें कोई से भी लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो उसको मोटिवेट करना है अपने डिपार्टमेंट को। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होगा उसका कि उसको एक तो असाइन करनी है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को। तो उसको असाइनमेंट करना है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको असाइनमेंट करना है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और इसका थर्ड फंक्शन क्या होगा, इंटरप्रेट करना होगा उसको जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट बना रहे हैं, यानी कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करना और फॉलो करवाना उसका काम होगा। इंटरप्रेट करना होगा जितने भी पॉलिसीज़ हैं
पॉलिसीज़ कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है, ठीक है। और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट भी टॉप मैनेजमेंट करता है, बट उसको इंटरप्रेट मिडिल लेवल करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इन चार्ज इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। श्रीधर के जो फादर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्शन इंचार्ज के पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज़ वर्किंग। स्टेट एनी 5 फंक्शंस दैट ही हैज़ टू परफॉर्म एट दिस लेवल। अब आपने पढ़ा होगा, ये थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। अब आपने पढ़ा होगा कि जो सेक्शन इंचार्ज होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, वो ऑब्वियसली बात है कि वो कौन सा होगा? सेक्शन इंचार्ज हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं वो टॉप लेवल के अंडर आते हैं, ठीक है। वो हमेशा टॉप लेवल में आते हैं। अब टॉप लेवल की आपको इसमें बोला है कि 5 फंक्शंस आपको इसमें लिखने हैं। तो टॉप लेवल के 5 फंक्शंस कौन कौन से आप इसमें लिख सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 3 फंक्शंस लिखवा दिए थे, इसमें आपसे 5 फंक्शंस पूछे, यानी कि आपको टू न्यू फंक्शन इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम उसके इजी क्वेश्चन था, इसके फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हम इसमें लिख सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप कोई से भी इसमें लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इसका, ही हैज़ टू डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। डायरेक्टली ओवरसी the efforts ऑफ वर्कफोर्स, कि आपकी जो वर्क फोर्स है यानी कि आपके काम करने वाले जो लेबर है, आपको डायरेक्टली उनको देखना है कि वो वर्क कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब काम टॉप लेवल देखता है। टॉप लेवल ही देखता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा नुकसान ना करवा दें, ठीक है। और सेकंड फंक्शन इसका क्या हो सकता है? ही हैज़ टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसको एक लिंक के तौर पर काम करना होता है, यानी कि जो हमारा मिडिल लेवल होता है, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के इसको रखना होगा। किसको रखना होगा? टॉप लेवल को, ठीक है। क्योंकि अगर मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में ही आर्ग्यूमेंट्स वगैरह या फिर कुछ भी बात होने लग गई तो ये जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो इनको बैठा कर रखना होगा, इनके बीच में इनको लिंक बनानी होगी। थर्ड पॉइंट, उनको ये देखना होगा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह का जो है आउटपुट दे रहे हैं। वो आउटपुट जो दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं या बेकार दे रहे हैं। डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं वो आउटपुट किस तरह का दे रहे हैं कि जैसे हम कहीं पर भी वर्क करते हैं तो हमारे से जो टॉप लेवल का जो एम्प्लॉयर होता है वो ये देखता है कि हम लोग कैसा वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस को वो इवेल्यूट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टॉप लेवल में जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होंगे, टॉप लेवल के जो भी मैनेजमेंट होंगे उनको ये देखना होता है कि जो और लेवल है यानी कि मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनको वो वर्क कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह का आउटपुट दे रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि वर्क करने के लिए उनको सफिशेंट रिसोर्सेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो एक तो उनको ये देखना होगा कि सफिशेंट रिसोर्सेज उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, एंड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स की क्वालिटी कैसी है ये उनको देखनी होगी। फोर्थ पॉइंट इसका क्या होगा?
फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। उनको अपने वर्कर्स हैं उनको गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, उनको अपने वर्कर्स को गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड water heaters in the first year of its operations. The revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. जो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट आते रहते हैं उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, ये अपने ऑपरेशन के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर फोर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है और इसको ध्यान से पढ़ना। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स cost. To increase the revenue, the company analyzed the reason behind the less revenue. After analyze, the company decided. Mega Limited manufactured water heaters in the first year of its operation. Underline the word first year of its operation. मेगा लिमिटेड अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में थी, यानी कि वो कंपनी न्यू कंपनी थी, उसका पहला साल था। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशेंट टू मीट इट्स कॉस्ट। जितनी भी वो रेवेन्यू अर्न कर रही थी, यानी कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट को अर्न कर रही थी, जितनी भी कंपनी प्रॉफिट को अर्न कर रही थी, वो क्या था, उसका जो कॉस्ट थी और जो उसकी रेवेन्यू थी, बस वो यही हो रहा था कि जितनी कॉस्ट है बस रेवेन्यू भी उतनी हो रही थी, ठीक ठाक से रेवेन्यू हो रही थी और किसी को कोई बोनस नहीं मिल रहा था या कंपनी को कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। जितनी कॉस्ट आ रही थी उतनी ही रेवेन्यू आ रही थी। टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू, तो कंपनी ने सोचा कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो तो जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल कॉस्ट के इक्वल आ रही है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो इस वजह से कंपनी ने क्या करा, टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू, इंक्रीज़ अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी ने एनालाइज़ किया है कि द रीज़न बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। आफ्टर एनालाइज द कंपनी डिसाइडेड, कि कंपनी ने एनालाइज़ किया है कि हमारी जो रेवेन्यू कम हो रही है, यानी कि कॉस्ट के इक्वल हमारी रेवेन्यू हो रही है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या क्या डिसाइड किया, कंपनी ने ये डिसाइड किया है टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। कंपनी ने देखा कि अगर हम अपनी लेबर कॉस्ट को थोड़ी सी कम कर दे तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कंपनी ने कहा कि हमें एक तो लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना है। लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे, कंपनी ने कहा है कि हम शिफ्ट हो जाते हैं किसी बैकवर्ड एरिया में। कंपनी ने बोला हम एक बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि जो थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वेयर लेबर वॉज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। तो आपको पता होगा जितने भी बैकवर्ड एरिया होते हैं वहाँ पर जो लेबर होते हैं वो थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा कम रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने एक तो ये अपना डिसाइड किया है कि एक हम बैकवर्ड एरिया में मूव हो जाते हैं, जिससे हमें जो लेबर कॉस्ट है एक तो वो हमें कम देनी पड़ेगी, तो हमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें बोला है टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर, देखो कंपनी क्या बनाती है, कंपनी बनाती है वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर। कंपनी बनाती है वाटर हीटर्स। कंपनी अब क्या बनाना चाहती है, कंपनी स्टार्ट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर हीटर। कंपनी एक प्रोडक्ट अपना और बढ़ाना चाहती है। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। कंपनी अपना सोलर वाटर हीटर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती है एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर, और जो उसके इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स है उनकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करना चाहती है और सोलर वाटर हीटर की प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना चाहती है। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है, अब हम इसमें वो देखते हैं कि हमें इसमें
पूछा गया है। This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objective। इन्होंने बोला है कि इससे हमारे दिस विल नॉट हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव। इससे हमारे रिस्क यानी कि हमारे रिस्क कवर नहीं होंगे, इसमें हमारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हमारे कुछ पूरे हो सकते हैं। क्या क्या पूरे हो सकते हैं कंपनी ने ये आपको बताया है। जो ऊपर है उसमें आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। आपको आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है कि इसमें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कंपनी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट होना चाह रही है, कंपनी अपने सोलर हीटर को प्रोड्यूस करना चाह रही है, इलेक्ट्रिक हीटर के प्रोडक्शन को कम करना चाह रही है। स्टेट एनी टू वैल्यूज़ विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। आपको टू वैल्यूज़ बतानी है जिसमें इन विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी। तो अब देखते हैं इसमें क्या हम इसमें आंसर लिखेंगे। तो देखिए कंपनी के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन्होंने सबसे पहला पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। अब आप क्वेश्चन ढंग से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। एक बार और क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि मेगा लिमिटेड वाटर हीटर्स को प्रोड्यूस करती है, मेगा लिमिटेड वाटर हीटर को प्रोड्यूस करती है इन, और वो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में अभी है। ठीक है। द रिवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशेंट टू मीट्स इट्स कोस्ट। जो रिवेन्यू है वो कोस्ट के बिल्कुल इक्वल आ रही है। टू इंक्रीज द रिवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीज़न बिहाइंड द लेस रिवेन्यू आफ्टर एनालाइजिंग द कंपनी डिसाइडेड। कंपनी ने कहा है कि हमारा इससे काम नहीं चलेगा, हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अपनी रिवेन्यू। तो इसलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू एक बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल टू ए वेरी लो रेट। कंपनी ने कहा है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि जहाँ पर भी उनका प्लांट था मैन्युफैक्चर करने का, उन्होंने बोला है कि हम अपने यूनिट को, हम अपने प्लांट को एक बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर लेते हैं। बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट करने के बाद जो लेबर होगी उनको भी हम लो रेट पर रखेंगे जिससे हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। कंपनी ने कहा है कि हम सोलर वाटर हीटर को की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेंगे और रिड्यूस कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस कर देंगे। दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट है, अदर ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी ने बोला है कि इससे हमारा रिस्क ही कवर नहीं होगा, इससे और भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट हो जाएंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से मीट होंगे, आपको वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, आई होप अब आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था और कुछ नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्टिव बोले हैं सबसे पहले, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला वो ऑर्गेनाइजेशनल ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कंपनी को ये देखना होता है कि हमारी कंपनी सर्वाइवल करे। ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, सर्वाइवल करे, प्रॉफिट, सर्वाइवल मीन्स मार्केट में हमारी कंपनी प्रॉफिट कमाए, कंपटीशन कर सके, प्रॉफिट कमा सके, और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ कर सके। इसमें हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारी जो कॉस्ट है, हमारी कंपनी की जो कॉस्ट है, कंपनी की कॉस्ट है वो इक्वल है उसके रिवेन्यू के। तो यहाँ पर कॉस्ट इक्वल है रिवेन्यू के, तो हम यहाँ पर रिवेन्यू नहीं अर्न कर पा रहे थे। तो कंपनी का ये होता है कि एक तो आपको ग्रोथ होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और कंपनी सर्वाइव होनी चाहिए। तो ना तो यहाँ पर
प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर रही है, इससे ग्रोथिंग भी नहीं है कंपनी की। कंपनी सरवाइव भी नहीं कर सकती। अगर कंपनी ज़्यादा टाइम तक लॉस में है तो कंपनी सरवाइव भी नहीं कर सकती। तो कंपनी ना तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने में असमर्थ है। ठीक है, अब देखते हैं इसके और क्या क्या है इसमें। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। समाज के प्रति कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, समाज के लिए कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। समाज के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हम अपनी सोसाइटी को दे सके, अपने पब्लिक को दे सके। इसलिए क्या है, अगर कंपनी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाती है तो कंपनी क्या करेगी। देखिए, सबसे पहले कंपनी एक ऐसे एरिया में थी, अर्बन एरिया में थी, है ना। तो कंपनी ने जो लेबर थी वो भी महंगी रखी हुई थी। अब जहाँ तक कंपनी को जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो कंपनी लेबर को निकालना शुरू कर देती या फिर उनकी सैलरी में डाउनफॉल हो जाता। तो इससे तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ नहीं कर रही है, अपने वर्कर्स की ग्रोथ भी नहीं कर रही है, अपना सर्वाइवल भी रोक रही है, अपनी खुद की ग्रोथ भी रोक रही है और अपने प्रॉफिट को भी मिनिमाइज़ कर रही है। तो अगर वो कंपनी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाती है तो उससे सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पूरे होंगे, समाज का क्या कल्याण होगा, वो देखते हैं। तो एक तो अगर वो कंपनी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो बैकवर्ड एरिया में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और लिटरेसी, जो क्योंकि कंपनी बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कंपनी कह देगी कि भाई जो है बिना पढ़े लिखे हैं, कैसे भी लोग हैं जो वहाँ पर कुछ भी करते हैं तो आ जाओ। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। कंपनी कहेगी कि जो भाई थोड़े पढ़े लिखे हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, वो आ जाए। ये थोड़ी ना कंपनी कह देगी कि भाई जो 5th पास है वो भी आ जाओ, ऐसा थोड़ी ना कर देगी कंपनी। तो कंपनी तो जो है लिटरेसी रेट भी प्रमोटिंग करेगी कंपनी, लिटरेसी को प्रमोटिंग लिटरेसी। अब जो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि अगर हमें किसी अच्छी कंपनी में जाना है तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो वो भी पढ़ेंगे, लिटरेसी प्रमोट होगी और इससे हमारा सोशल बेनिफिट भी इन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको बोला था, क्या बोला था कि टू वैल्यू आपको बतानी है, टू वैल्यूज़ आपको इसमें बतानी थी। अब कौन कौन सी इसमें टू वैल्यूज़ आपको बतानी है। देखो, टू वैल्यू होती है इसमें, जो आपकी टू वैल्यूज़ आएंगी, टू वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएंगी। नंबर 1, एक तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, एक तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। और नंबर सेकंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी आएगी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village. As there was no reliable supply of electricity in rural areas, the revenue earned by the company was sufficient to cover the cost. The revenue earned by the company was sufficient to cover the cost at the risk, यानी कि जितनी रेवेन्यू थी बस वो कोस्ट को ही कवर कर पा रही थी, कोस्ट से ज़्यादा रिवेन्यू हमारी नहीं हो रही थी। एज द डिमांड ऑफ द लैंटर्न्स वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे, द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। जो कंपनी की लैंटर्स की जो डिमांड थी वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही थी, तो क्या करा, कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की सोची ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फॉर ए नियर बाय विलेज। इसके लिए उन्होंने अपने नियर बाय विलेज से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया।
एज वेरी फ्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वाज अवेलेबल इन दैट एरिया, काफ़ी कम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर उस एरिया में थी। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड क्रैचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। कंपनी ने सोशल बेनिफिट्स के लिए स्कूल्स एंड क्रैचेस को जो है सोशल स्कूल्स एंड क्रैचेस ओपन करने के लिए डिसाइड किया, ताकि उसमें हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। इसमें आपको मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। स्टेट एनी टू वैल्यूज़ विच द एक तो आपको ऑब्जेक्टिव और टू वैल्यूज़ बतानी है। तो सेम आपका जो क्वेश्चन है वो पीछे वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपने किया था, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। तो आप इसमें बता देंगे कि 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, और उसमें 2 वैल्यूज़ रूरल डेवलपमेंट के लिए और नंबर 2 एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड इन द डायरेक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपके जो ग्रैंडफादर है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर। एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही इज़ वर्किंग। तो सभी को पता है कि जो डायरेक्टर की पोस्ट होती है वो टॉप लेवल में होती है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से लेवल में ये है, तो कौन से लेवल में होंगे ये, टॉप लेवल में होंगे। ठीक है, टी लिख दिया है मैंने टॉप लेवल के लिए। एट वॉट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग, वॉट फंक्शंस डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। आप जो है कौन कौन से फंक्शन समझते हो कि वो इस लेवल पर, टॉप लेवल पर कौन कौन से फंक्शंस को करते होंगे, परफॉर्म करते होंगे। तो आपको टॉप लेवल के फंक्शंस बताने हैं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था स्टार्टिंग में। तो आप उन्हीं में से कोई भी 3 फंक्शंस लिख सकते हो। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शंस बताए थे कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए, और बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती है उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बैठाना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि उनका कॉमन गोल्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल कंप्लीट हो सके, वो इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप इसमें कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, कोई भी 3 आप इसमें लिख सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप इसमें ऐसे कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के लर्न करिए। जो कोई भी क्वेश्चन में आ जाए आपको सेम ऑब्जेक्टिव बार बार वही लिख देना, अलग अलग लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग ख़राब करने की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये 7 केस स्टडीज़ आज हमने कंप्लीट करी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 केस स्टडीज़ थी हमारी, जिनको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडी बताएंगे, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ है। जो भी मैं केस स्टडीज़ आपको करवा रहा हूँ ये CBSE में पूछी गई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ है, तो इनको आप लोग को ध्यान से करनी है। ठीक है, जो जो मैं इसमें की बता रहा हूँ, की पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना है। डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताई है। और इस क्लास की जो इनके 7 क्वेश्चंस की जो आंसर हैं उनकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। जल्दी से जल्दी हम इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज़ के थ्योरी लेक्चर्स भी लाने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन